जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो केवीएस पेडागॉजी प्रैक्टिस सेट का ये अगला पार्ट जो कि 56 नंबर का हम प्रैक्टिस सेट आज सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हम 55 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने वो हमारी रिसेंट वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जा कर के वीडियोस को देखिए और अपनी प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट के द्वारा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में आगे। हम आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है, यह विकास किस सिद्धांत के कारण होता है। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, यदि आपने नॉर्मल भी आपने सीटेट के लिए पढ़ा होगा आपसे बन जाएगा। नरेश मुकेश जो हैं एक एज ग्रुप के हैं, उनके डिफरेंस है सोशल और मेंटल डेवलपमेंट में। इट इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये कौन सा सिद्धांत है आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ये हर एक व्यक्ति में क्या होता है, जो हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, या फिर ये विकास की दर भी अलग अलग होती है, आपको ये भी पता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है कि विकास का जो क्रम है वो एक होता है, हर एक का एक क्रम में विकास चलता है। इसका मतलब पहले एक शैशवावस्था आती है, उसके बाद आपकी चाइल्डहुड स्टेज आती है, फिर आपकी पूरी एडोलेसेंस स्टेज आती है, इसके बाद आपकी प्रौढ़ावस्था। ये जो एक क्रम है, ये इस दुनिया का हर एक बच्चा इस क्रम को फॉलो करता है अपने विकास में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो किशोरावस्था है किसके बीच की अवधि होती है। तो आपको ये बिल्कुल, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको एकदम याद होनी चाहिए कि सबसे पहले जो आती है आपकी स्टेज कौन सी होती है, शैशवावस्था रहती है। और इसके बाद आती है आपकी बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था के बाद आती है आपकी किशोरावस्था। तो और किशोरावस्था के बाद आती है आपकी प्रौढ़ावस्था। तो किशोरावस्था जो है बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की जो है स्टेज होती है, और इसी का नाम होता है आपका वयस्कता या एडल्टहुड। तो बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच की जो एज है आपकी कहलाती है किशोरावस्था। यदि दूसरा ऑप्शन होता बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था तो वही करेक्ट हो जाता है, जबकि सेंस दोनों के एक ही होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शिक्षा में समग्र विकास में क्या शामिल है। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। होलिस्टिक जो डेवलपमेंट होता है आपका, साइकोमोटर डेवलपमेंट, अफेक्टिव या फिर कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर, ये तीनों ही डेवलपमेंट शामिल हैं आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट में। जहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत बच्चे का एक मानसिक विकास आता है, मेंटल डेवलपमेंट आता है, जहाँ पर वो लैंग्वेज और मैथ ये सारी चीज़ें सीखता है मानसिक रूप से। भावात्मक एक है इमोशनल, आपके इमोशनल संवेगों के विकास से है, जहाँ पर बच्चा अपनी भावनाओं को, जैसे एंगर हो गया उसका, प्लेजर हो गया, फियर हो गया, दुख सुख, ये सारे जो है उसमें कंट्रोल करना सीखता है। मनोगत्यात्मक या साइकोमोटर, ये जो रिलेटेड है उसके फिजिकल डेवलपमेंट से। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए जो सबसे अच्छी विधि वो कौन सी है। द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो इसकी जो सबसे अच्छी है वो है डेवलपमेंटल मेथड। यदि आप किसी बच्चे के डेवलपमेंट को, उसकी क्रम को समझेंगे तो आपको बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन कर पाएंगे अच्छी तरह से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 से 12 वर्ष की आयु के आसपास का समय किसकी शुरुआत होती है, जो आमतौर पर 2 वर्ष तक चलता है। तो इसका है एडोलेसेंट जो किशोरावस्था है, या प्यूबरिटी, एडल्टहुड, मैचुरेशन। तो ये आपको पता होगा, ये यौवनारंभ या प्यूबरिटी की स्टार्ट होती है, क्योंकि 11 से 12 की एज में आप देखिए तो बच्चा जो है आपका 5th या 6th क्लास में एंटर होता है, और उस एज में आपका हार्मोनल चेंज, बॉयज़ में गर्ल्स में आवाज़ में परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन ये शुरू होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये प्यूबरिटी जो है 11 से 12 की आयु के आसपास का समय है, जो आमतौर पर 2 वर्ष का चलता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति समान नहीं होते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट गोज ऑन फॉर अ लाइफ टाइम ऑल्दो टू पीपल्स आर नॉट इक्वल बट द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट रिमेन्स द सेम। लेकिन क्या रहता है, बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो ये जो है सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, या समान प्रतिरूप का सिद्धांत, जो कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कई बार सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं और ऑप्शन में हमें कंफ्यूजन दे देता है, तो आपको क्वेश्चन, कई सारे ऐसे क्वेश्चन याद होने चाहिए जो बिना ऑप्शन के भी आपके उत्तर आ जाएं। तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छी तरह से आप तैयारी आपकी बढ़िया है। आगे देखते हैं, विकास की किस अवधि में
स्वतंत्रता की स्थापना, पहचान का विकास या अमूर्त में सोच में से प्रत्येक विशेषता शामिल है। तो एक एक वर्ड आपने पकड़ लिया कि अमूर्त सोच जो रहती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो आपको पता है कब, एडोलेसेंस एज में या फिर किशोरावस्था में आता है। तो बाकी जो स्वतंत्रता की स्थापना भी है, बच्चे फ्री रहना, इंडिपेंडेंस रहना सीखते हैं या चाहते हैं, और आइडेंटिटी का डेवलपमेंट होता है। आपका जो सही उत्तर है वो है किशोरावस्था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफ़ी हमें सरल क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो जो नए हैं, नई शुरू कर रहे हैं, उन्हें भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वृद्धि विकास दोनों का एक ही अर्थ है। तो मैं बता दूं, एक ही अर्थ नहीं होता है। सभी वृद्धि विकास है लेकिन सभी विकास वृद्धि नहीं है, ये ठीक है। सभी विकास वृद्धि है लेकिन सभी वृद्धि विकास नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आपका केवल ऑप्शन 2 सही हो जाता है। मैं बता दूं, जो डेवलपमेंट है या विकास है वो एक बहुत बड़ा चरण है। आपने 3 पार्ट उसमें देखे। इसके अंतर्गत ही आपका साइकोमोटर डेवलपमेंट आता है, जिसमें अंदर वृद्धि भी आती है, ग्रोथ भी। अब आप देखिए, तो डेवलपमेंट का एक पार्ट है वृद्धि, जो कि शारीरिक वृद्धि से संबंधित है, आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर से, मसल्स के डेवलपमेंट से। तो आप ये समझिए कि वृद्धि और विकास एक अर्थ है, एक अर्थ तो नहीं है। सभी विकास वृद्धि, हर तरह का विकास जो है वृद्धि नहीं कहलाएगा, लेकिन जो आपकी ग्रोथ है वो एक डेवलपमेंट है। तो ये गलत हो गया आपका, केवल ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किशोरों में भोजन संबंधी विकार किससे संबंधित होता है? तो ईटिंग डिसऑर्डर किशोरों में, एडोलेसेंट्स में पाया जाता है, वो किससे संबंधित होता है? आपके सहकर्मी के दबाव से? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आपके मूड स्विंग से? ये भी नहीं है। तेजी से वृद्धि कारण पेट सिकुड़ना? तो ये ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है। तो आपका बचा हुआ ऑप्शन 1 है, कम खाना, ज़्यादा खाना, उल्टी करना, जो वॉमिटिंग है, अंडर ईटिंग है, ओवर ईटिंग। तो ये एलिमिनेशन मेथड से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। किस प्रकार का समाजीकरण तब होता है जब बच्चा संस्थागत औपचारिक प्रणाली जैसे स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त करता है? तो आपको पता होगा कि एक जो होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, एक होता है, इसको कहते हैं द्वितीयक। इंग्लिश में ये लिखा हुआ है द्वितीयक। तो द्वितीयक समाजीकरण उसका संस्थागत या औपचारिक प्रणाली स्कूल में होता है या पीयर ग्रुप में होता है। बच्चे का जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो उसकी फैमिली में होता है। फैमिली में माता पिता और भाई बहन, इनके बीच में प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, आपको पता होना चाहिए। इसमें एक और आता है एक्टिव या पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। एक्टिव एजेंसी कई बार पूछ लेता है, या सक्रिय कह सकते हैं, एक को कह सकते हैं निष्क्रिय। निष्क्रिय, सक्रिय मतलब वो एजेंसियां परिवार की, समाज की, जो डायरेक्ट इफेक्ट डालती हैं किसी बच्चे के सामाजिक विकास पर। जैसे कोई परिवार हो गया उसका, है ना, उसका फ्रेंड हो गया, और आपका स्कूल हो गया, टीचर्स हो गए, ये डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। लेकिन निष्क्रिय समाजीकरण का मतलब डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालते हैं, पैसिव जो है, जैसे पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, रेलवे स्टेशन, वहाँ भी कहीं ना कहीं उसका समाजीकरण होता है। एरोप्लेन आपका हो गया, और आपके क्या हो गए, पब्लिक लाइब्रेरी, इस तरह के जो हैं, तो उससे क्या है, निष्क्रिय समाजीकरण। तो ये भी एक याद रखना है आपको। एक है वर्ड पुनः समाजीकरण, और पुनः समाजीकरण का मतलब होता है जब बच्चे की अवस्था परिवर्तन, अवस्था का मतलब जो शैशवावस्था से वो किस में आता है, बाल्यावस्था में आता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आता है। अवस्था परिवर्तन के कारण जो समाज में परिवर्तन आता है समाजीकरण में, वो आपका रीसोशलाइजेशन कहलाता है। और प्रत्याशित समाजीकरण, प्रत्याशित एंटीसिपेटरी समाजीकरण कहलाता है जब आप फ्यूचर में किसी की भूमिका निभाने वाले हैं, जैसे आप खुद टीचर बनने वाले हैं या कोई डॉक्टर बनने वाला है, तो उसके लिए उसके मूल्यों में, वैल्यूज़ में, या रूल्स रेगुलेशन जो सीखेगा वहाँ जाकर, तो परिवर्तन आएगा, उसे कहेंगे हम प्रत्याशित समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। तो हमारा प्रश्न ये था कि स्कूल में कौन सा रहता है, तो वो है आपका सही आंसर द्वितीयक समाजीकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब माता पिता स्वतंत्रता की अनुमति देते हैं और किशोरों की गतिविधियों में रुचि लेते हैं, तो ऐसा होना भी चाहिए कि जब किशोर रहते हैं उनकी गतिविधियों में रुचि लेनी चाहिए, जो किशोर भी चाहते हैं, हमारे एडोलसेंट्स भी चाहते हैं। तो किशोर स्वतंत्र और जिम्मेदार हो जाता है ऐसा करने से, इंडिपेंडेंट भी होगा, साथ में रिस्पॉन्सिबल भी होगा। कब? जब पेरेंट्स उनको थोड़ा फ्रीडम देंगे और उनकी एक्टिविटीज़ में वो इंटरेस्ट भी दिखाएंगे। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाता है, स्वतंत्र केवल होगा, ये नहीं होगा, स्वावलंबी हो जाएगा केवल, ऐसा नहीं कह सकते हम।
आत्मविश्वासी लेकिन उदासीन रहेगा, तो ये तो उदासीन नहीं रहेगा वो, है ना। हाँ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के लिए कौन सा सही है? तो करेक्ट फॉर प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो सामाजिक पृष्ठभूमि के बाद स्कूल दी जाने वाली पेशकश को स्वीकार करते हैं। कक्षा में निरंकुशता या फिर आप ऑटोक्रेसी के लिए जगह होनी चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सामाजिक मानदंडों को अपनाना है, ये प्रगतिशील मॉडल है, तो ये नहीं है। तो जो प्रोग्रेसिव मॉडल है वो है कि ग्रुप वर्क जो है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्रुप वर्क एंड लर्निंग सोशल स्किल्स, ये आपका कहलाएगा प्रगतिशील मॉडल, किसका? समाजीकरण का, सोशलाइजेशन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के संदर्भ में समाजीकरण के एजेंटों के तहत उल्लेख करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सुटेबल टू मेंशन अंडर द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन? तो परिवार जो है, मित्र मंडली या फिर विद्यालय। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया था समाजीकरण के एजेंट, तो एजेंट जो रहते हैं वो आपके परिवार, आपका मित्र, आपका विद्यालय, पीयर ग्रुप, ये सारा होता है। तो कम्युनिकेशन इसका सही आंसर है कि ये संचार जो है ये सबसे कम उपयुक्त है समाजीकरण के एजेंट की तरह। संचार कोई एजेंट नहीं है, जबकि कम्युनिकेशन होना चाहिए समाजीकरण के लिए। लेकिन प्रश्न यहाँ पे था कि समाजीकरण के एजेंट के तहत उल्लेख करने के लिए सबसे कम उपयुक्त आपका कम्युनिकेशन है। बाकी सब आपके समाजीकरण, सोशलाइजेशन के एजेंट की भूमिका निभाएंगे। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। आपका कौन सा मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा? तो आर्थिक स्थिति आपकी करेगी अफेक्ट मेंटल डेवलपमेंट को, सामाजिक स्थिति भी करेगी, परिवार का वातावरण भी करेगा। जो धार्मिक वातावरण है आपका, वो रिलीजियस एनवायरनमेंट है, आपको प्रभावित करने वाला कारक नहीं है मानसिक विकास का। तो मेंटल डेवलपमेंट आप कहीं ना कहीं आप लगाइए, लैंग्वेज से डेवलपमेंट की ओर है, लॉजिकल थिंकिंग से है, और मेंटल डेवलपमेंट तो है ही। तो इसको कहते हैं हम मानसिक विकास, जहाँ भाषा सीखते हैं, लॉजिकल, मैथ, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। कुल मिलाकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये संज्ञानात्मक विकास का एक पार्ट होता है आपका मानसिक विकास। तो ये एलिमिनेशन मेथड से हमने इसका आंसर निकाला कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बाकी जो हैं मानसिक विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। हालांकि कुछ मात्रा में धार्मिक वातावरण भी प्रभावित करता है, लेकिन यदि इस तरह का प्रश्न आएगा तो बाकी जो ज़्यादा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आप करेक्ट लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वो सब्जियां खाने से इनकार कर देती है। तो ऐसा तो हर एक घर में होता है, पेरेंट्स डांटते हैं जब वो वेजिटेबल्स नहीं खाती है। तो अब वो क्या कर रही है? ड्यूरिंग मेक बिलीव प्ले, जब वो अपने प्रतीकात्मक खेल खेलती है, जैसे गुड़िया से, डॉल से खेलती है, तो वही बिहेवियर वो अपनी डॉल से शो कर रही है। तो ये किस तरह का समाजीकरण है? तो चूंकि माता पिता के थ्रू वो सीख रही है सोशलाइजेशन, तो आपका प्राथमिक समाजीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर गुड़िया से वही व्यवहार करती है, क्योंकि जैसे उसके माता पिता उसको क्या करते हैं, सब्जियां खाने से मना करते हैं, यदि मना कर देती है उसकी बच्ची तो वो डांटते हैं। तो सेम वो उसकी जो डॉल है, डॉल को भी वो अपनी सब्जी खिलाने की कोशिश करती है वो, और उसको डांटती है सेम वैसे ही जैसे उसके माता पिता डांटते हैं। इसलिए इसका आंसर प्राइमरी सोशलाइजेशन हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक सक्रिय और स्वायत्त शिक्षार्थी एक कौन सा एक्टिव एंड ऑटोनोमस लर्नर है बनने के लिए बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना आवश्यक है? ओवर कॉन्फिडेंट, तो ये एक तो ये नेगेटिव वर्ड हो गया। उसको रिफ्लेक्टिव, चिंतनशील होना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए जो उसने सीखा है या खुद के बारे में। और इन्वेस्टिगेटिव होना चाहिए, आपका अन्वेषणात्मक या खोजी प्रवृत्ति वाला होना चाहिए। तो बोथ ऑप्शन 2 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। डैश बच्चों की दैनिक जीवन में तर्क करने और सरल अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता के रूप में माना जाता है। तो चिल्ड्रन एबिलिटी टू रीजन एंड अप्लाई सिंपल कॉन्सेप्ट इन डेली लाइफ, तो ये आपका कहलाता है आपका एलिमेंट्री नंबर सेंस। उसको जो एलिमेंट्री नंबर सेंस हो जाएगी, तो सिंपल कॉन्सेप्ट इन डेली लाइफ और एबिलिटी टू रीजनिंग उसमें आ जाएगी। बाकी जो प्रारंभिक माप है, लिटरेसी, तो कहीं ना कहीं आपकी भाषा से संबंधित है। तो सरल अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता, ये आपका एलिमेंट्री नंबर सेंस के अंतर्गत आएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि 3 से 11 वर्ष के बच्चों के आयु समूह के स्तर किसके अंतर्गत आता है? आपका फाउंडेशनल, एलिमेंट्री, प्रिपरेटरी या बोथ के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किससे, एक ऑथेंटिक सोर्स एनईपी क्या कहती है। एनईपी कहती है कि आपका जो फाउंडेशनल स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज, उसकी जो उम्र रहेगी, पहले तो क्लास देख लेते हैं कि बाल वाटिका फर्स्ट से लेकर बाल वाटिका सेकेंड, बाल वाटिका थर्ड और यहाँ पर क्लास 1 और क्लास 2। तो यहाँ 3 साल से लेकर के बच्चा कितने साल का हो जाएगा? जब 8 साल का हो जाएगा। क्लास 2 में फाउंडेशनल स्टेज रहेगी, वो 8 साल का हो जाएगा। तो ये कौन सी स्टेज कहलाएगी? फाउंडेशनल। इसका मतलब 3 से 11 वर्ष के बच्चों का आयु स्तर किसके अंतर्गत है? तो कहीं ना कहीं फाउंडेशनल स्टेज को वो टच कर रहा है। एक इसके बाद जो स्टेज उन्होंने बताई है, उसके बाद क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, ये जो बच्चे हैं ये आते हैं प्रिपरेटरी स्टेज में या प्रारंभिक स्तर पर आते हैं बच्चे, ये कहलाते हैं मूलभूत स्तर, ये प्रारंभिक। एनईपी में बिल्कुल मेंशन किया क्लियरली। तो ये इनकी एज क्या होगी? 3 साल के हो जाएंगे जब, तो ये हो जाएंगे 8 से 11 वर्ष के, 9 से 11 कह सकते हैं, 8 से 11 वर्ष के। जो 3 से 11 वर्ष के बच्चे हैं वो तो इस दोनों में आ रहे हैं, फाउंडेशनल में भी आ रहे हैं और प्रारंभिक में। तो ये आपका 1 एंड 3 दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी। लेकिन एक और आपको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, वहाँ पर 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये जो प्रोग्राम चलाया गया था, जो प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के व्यवहार को उनके प्राप्त उपहारों के द्वारा नियंत्रित करने वाली नैतिक विकास की दशा क्या है? तो मोरल डेवलपमेंट स्टेज इन विच बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन इज कंट्रोल बाय द रिवॉर्ड एंड दे सिक्योर। तो ये जो कहलाता है, ये आपको याद ही कर लेना है, नेटिव हेडोनिस्टिक एंड इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। ये जो आपका कोहलरबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसमें 3 स्तर और 6 जो स्टेप दिए हैं, उनमें से एक ये भी है। और उसमें ये कहा गया है कि बच्चे जो होते हैं, बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन इज कंट्रोल्ड बाय द रिवॉर्ड एंड सिक्योर। जो काम करने में उन्हें रिवॉर्ड मिलता है या प्रशंसा मिलती है, उसको वो सही मानते हैं मोरल दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से। और जिसके लिए उन्हें पनिशमेंट मिलती है वो उसे वो गलत मानते हैं, राइट। यदि और दूसरा, यदि कोई काम करने में उनका हित जुड़ा हुआ है, उनका इंटरेस्ट है, तो भी उसे वो सही मानते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? सदा सुखवादी और नैमित्तिक निर्देश कहलाएगा। बढ़ते हैं हम आज की वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर। व्यवहार के संदर्भ में कौन सा व्यवहार स्वैच्छिक व्यवहार है जिसका उद्देश्य किसी और की मदद करना है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहेवियर, विच बिहेवियर इज वॉलेंट्री बिहेवियर दैट इज इंटेंट टू हेल्प समवन एल्स। तो ये कौन सा व्यवहार है जिसका उद्देश्य रहता है कि हम दूसरों की मदद करें? ये कहलाएगा प्रो सोशल बिहेवियर, समाजोपकारी व्यवहार। समाज के उपकार के लिए हम व्यवहार कर रहे हैं कि समाज प्रोग्रेस करे, है ना, समाज में अच्छी चीज़ें हों, उसके लिए हम कोई काम कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, वो आपका प्रो सोशल बिहेवियर कहलाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी समझ में आई होगी। जो नए वीडियोस हम देख रहे हैं, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं पेडागॉजी की, उन्हें बहुत कम पड़ी है, उनके लिए तो काफ़ी समझ में आई होगा। और मैं कोशिश करता हूं कि जो हर तरह के हैं, जो जिनने पहले से भी पढ़ रखी है पेडागॉजी, उनके लिए कुछ ना कुछ एक आध दो पॉइंट जो नए मिल जाएं, और जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।